नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। गुरुवार शाम को आरबीआई ने कुछ बड़ा धमाकेदार अनाउंसमेंट की। सिर्फ पिंक पेपर्स में न्यूज़ आई, अंग्रेजी में आई। अभी लोकल हिंदी में या तमिल में कुछ बहुत कवरेज नहीं हुई। इसके बारे में बात करने के लिए और आपको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे मेरे दोस्त अनिश गुप्ता हैं, वो ऑडिटर हैं, फाइनेंशियर हैं, सो उन सबको बारे में अच्छे तरह की ज्ञान है उनको। आज जो शुक्रवार को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी नियरली 500 पॉइंट नीचे गिर चुकी है, क्योंकि ये बैंक को ही अफेक्ट करती है और फाइनेंस कंपनियों को अफेक्ट करती है, स्पेशली फाइनेंस कंपनियां जो अनसिक्योर्ड लोन्स देते हैं। बड़ा लूजर होगा एसबीआई कार्ड्स। तो इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ अनीश हैं। आरबीआई ने क्या किया कि रिस्क फैक्टर, क्योंकि पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड्स की लोन की ग्रोथ बहुत ज्यादा हो चुकी है, लगभग 45,000 करोड़ की आउटस्टैंडिंग है। बैंक्स रेकलेसली लेंड कर रहे हैं, वैसा आरबीआई की समझ है। आरबीआई एनबीएफसी को पैसा देती है और एनबीएफसी ये रिस्की लोन्स आगे बेच रहे हैं दूसरे बड़े रिस्क ब्याज को बढ़ाकर। इन सबको काबू में करने के लिए रिजर्व बैंक ने ये रेट्स बदला है। सीधा उन्होंने इंटरेस्ट रेट पे कंसंट्रेट नहीं किया है, लेकिन हर लोन के ऊपर रेट्स होती है। अगर रेट्स बढ़ती है, कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाती है, और जब कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाती है, कम बैंक या एनबीएफसी की कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो नीचे आ जाती है। तो एसबीआई की जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो थी, 27,000 करोड़ की लोन थी उसकी, और उसमें तो 23% की कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो थी। अब इसको बढ़ाने से कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कम होगी, और अगर ऋण ज्यादा देनी चाहती है एसबीआई और पैसा देना चाहती है, तो उनको और कैपिटल लेके आना पड़ेगा। दे हैव टू रेज कैपिटल। सिर्फ बॉन्ड लगा के या लोन लेके वो ग्रो नहीं कर सकते। ग्रो करने के लिए उनको कैपिटल की जरूरत है, इक्विटी कैपिटल की। इससे क्या होगा कि प्रमोटर को और पैसा डालना पड़ेगा। अगर प्रमोटर पैसा नहीं डाल सकता है तो वो डाइल्यूट करना पड़ेगा इस शेयर को। आज सुबह जब मैंने मार्केट खुला तो बड़ा नुकसान एसबीआई और एसबीआई कार्ड्स मुझको देखने मिला। तो इसके बारे में मनीष एक्सप्लेन करेंगे। तो ये जो भी आरबीआई ने किया है, ये किया है कि वो ग्रोथ, जो ये अनसिक्योर्ड लेंडिंग का जो ग्रोथ या बूम था इंडिया में, उसको कम कर रहे हैं। लेकिन 2019 में आप देखेंगे, ये जब शक्तिकांता दास ही गवर्नर थे तब उन्होंने ही इसे कम किया था, लेकिन अब वो इसे बढ़ा रहे हैं। तो 2019 से अब 2023 में अब ये बढ़ोतरी कर रहे हैं कि ये रिस्क वेट बढ़ा रहे हैं। तो अभी इसको आप समझने के लिए एक आसान क्या है, अगर एक आप बैंक या एनबीएफसी चलाते हैं, तो अगर आप खुद का 20 रुपए डालते हैं तो आप 100 रुपए तक का आप कर्ज दे सकते हैं। 100 रुपए का कर्ज देने के लिए आप 20 रुपए खुद का डालेंगे, 80 रुपए आप बैंक से, पब्लिक से ऐसे पैसा उठा के आप लोन देने का बिजनेस करते हैं। लेकिन अभी आरबीआई क्या कह रहा है, अभी 20 रुपए नहीं, आपको इसको मैं आपको सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ। ये टेक्निकली, क्योंकि बहुत टेक्निकल इन नेचर है, इसको मैं आपको टेक्निकली नहीं समझा रहा। तो अगर अभी आप 20 रुपए के अगेंस्ट 80 रुपए आप बाहर से लेके आप 100 रुपए का लेंडिंग करते थे, अभी आरबीआई क्या कह रहा है, 20 की जगह आपको 25 रुपए खुद का पैसा डालना पड़ेगा, तभी आप लेंड कर सकते हैं। जो भी ये अनसिक्योर्ड लेंडिंग करते हैं या जो डिप्रिशिएटिंग एसेट लेंडिंग करते हैं, ये एमएफआई, गोल्ड लोन और हाउसिंग लोन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये सिर्फ अनसिक्योर्ड पोर्शन ऑफ द बिजनेस के लिए एप्लीकेबल है। तो अभी क्या होगा, इससे अभी जो भी 5 रुपए अगर मेरे को एक्स्ट्रा डालना है, कोई भी प्रमोटर है हो या कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, उसको 5 रुपए एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा, तभी जाके वो जो एग्जिस्टिंग बिजनेस कर रहा है उसके लिए वो सफिशिएंट रहेगा। लेकिन उसको और भी ये बिजनेस बढ़ाना है तो उसको और भी कैपिटल का रिक्वायरमेंट होगा। तो इससे क्या होगा, वो अभी बैंक या एनबीएफसी कैपिटल दो तरीके से लेते हैं, एक इक्विटी और एक डेट में भी इक्विटी कैपिटल आता है। तो जब ये सब लेने जाएंगे, इसका खर्चा बढ़ेगा और ये इसका इम्पैक्ट इमीडिएट होगा। जब एक साथ लोग फंड रेजिंग करना चाहेंगे तो इसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा, अगर ये लोग ग्रो करना चाहते हैं। नहीं, अगर हम इसके कारण आरबीआई समझती है ये मूव के कारण वो ग्रोथ रेट कम कर देंगे तो इसका इम्पैक्ट सीधा इकोनॉमी पे पड़ेगा, जहां ऑलरेडी मध्यम गति से इकोनॉमी चल रही है और धीमी हो जाएगी। क्योंकि जो भी ये पर्सनल लोन है या जो क्रेडिट कार्ड है, इससे ही
आधे से ज्यादा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, गाड़ी, ये सब का बिजनेस चल रहा है। तो इससे फर्स्ट ऑर्डर इम्पैक्ट तो बैंक्स पे आएगा, लेकिन सेकंड ऑर्डर इम्पैक्ट आके जो होल ऑफ द इकोनॉमी पे वो उस पे आएगा। क्योंकि जो भी ये खरीदारी है इंडिया में, अभी तक क्रेडिट का पेनिट्रेशन जो डेवलप्ड मार्केट्स है जैसे यूएस, यूरोप की तरह उतना नहीं है। क्योंकि यूएस, यूरोप में तो सब कुछ ही लोग क्रेडिट से खरीदते हैं, चाहे छोटी से छोटी चीज हो। वैसे ही इंडिया बढ़ते जा रहा था, लेकिन आरबीआई को लगा नहीं, हमें क्रेडिट को कम करना है, क्रेडिट बेस्ड ग्रोथ नहीं दिखाना है, क्रेडिट बेस्ड ग्रोथ नहीं करना है, तो उन्होंने ये क्लैम्प डाउन किया है। इससे और इसमें क्या किया, जो अभी एनबीएफसी थे, एनबीएफसी बैंक से पैसा लेके लेंड करते थे। तो अभी जब बैंक से पैसा लेते थे उसका भी आरबीआई ने इंक्रीज कर दिया है कि आपको रिस्क वेट इंक्रीज कर दिया है। तो अभी क्या होगा, जो एनबीएफसी पैसा बैंक से उठाते थे वो भी उसका भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ जाएगा, या उनको मार्केट में जाना पड़ेगा। जो ये मार्केट चल रहा था, क्योंकि जब पैसे का ग्रोथ था, मतलब जो इकोनॉमी जब कोविड के दौरान बहुत सारा पैसा छापा गया था, इसमें ये बूम बहुत चल गया था। अब लेकिन ये इसको कंट्रोल करना चाह रहे हैं, तो इकोनॉमी को ये श्रिंक करने की कोशिश कर रहे हैं कि इकोनॉमी श्रिंक करे। बट आज देखेंगे कि हमारा इन्फ्लेशन ही जब WPI नेगेटिव में है, और जो यही कह रहे हैं कि रिटेल इन्फ्लेशन भी इतना कम है, WPI और रिटेल इन्फ्लेशन कम है, इसका मतलब इन्फ्लेशन कभी कभी इकोनॉमी के लिए अच्छा भी होता है, लेकिन इतना नेगेटिव WPI इंडिकेट करता है कि देयर इज इकोनॉमी में स्ट्रेंथ नहीं है ग्रोथ की। जब WPI इन्फ्लेशन नहीं बढ़ रहा है, कई इकोनॉमिस्ट कहेंगे कि इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर WPI इन्फ्लेशन ही नहीं है तो मतलब जो कोर सेक्टर है इंडिया में उसका एक्टिविटी इतना बढ़ नहीं रहा है। इन्फ्लेशन कब आता है, जब डिमांड सप्लाई से ज्यादा होता है, लेकिन इसका मतलब डिमांड की इतनी मजबूत पकड़ नहीं है इंडिया में। तो ये सब कारण है जो आरबीआई खुद ही स्लो डाउन करना चाह रहा है इकोनॉमी को, और उस तरफ हम बोलना चाह रहे हैं कि हम इकोनॉमी को बढ़ावा देना चाहते हैं। तो ये सब एक डाइकोटमी है कि ये कैसे सॉल्व किया जाएगा। इसका इम्पैक्ट चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट को पता है या नहीं, या आरबीआई ने डिसीजन लिया है, तो अभी देखते हैं इसका इम्पैक्ट अभी तो इस क्वार्टर में तो नहीं आएगा, अगले साल के जो जीडीपी में नंबर्स में आएगा तब आपको पता चलेगा कि क्या इम्पैक्ट आएगा। क्योंकि अगर ऐसे हुआ तो ब्याज का रेट भी बढ़ेगा, या तो ब्याज का रेट बढ़ने से महंगाई भी बढ़ सकती है। तो अब पता नहीं इसका इम्पैक्ट कैसे आने वाला है अगले एक साल में। तो ये क्या हो रहा है कि समझे कि जो पर्सनल लोन्स ले रहे हैं आप, यूज कार की टॉपअप लोन्स ले रहे हैं, क्रेडिट कार्ड्स ले रहे हैं, इन सब की दाम ऊपर जाएगी, मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो मिलना मुश्किल क्या मतलब ये है कि आप पर्सनल लोन पे एंड यूजर इज नॉट डिफाइंड, आप किसी भी एंड यूजर में एंड यूज के लिए डाल सकते हो। सो इससे क्या हो जाएगा, डिस्क्रिशनरी परचेस कम हो जाएगा। और कुछ क्रेडिट कार्ड्स ने प्रोडक्ट दिया है कि आप क्रेडिट कार्ड से रेंट पेमेंट कर सकते हो, तो लोग कॉस्ट ऑफ लिविंग को भी क्रेडिट कार्ड से फंड करते हैं। तो ये सब खत्म हो जाएगा। स्कूल फीस में को क्रेडिट कार्ड में पे करके EMI में पेमेंट करते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसे खत्म तो होगा नहीं, क्योंकि एक बारी जब इंसान को आदत पड़ जाती है कि वो सिर्फ लोन में रहेगा तो उससे इम्पैक्ट नहीं होगा। इससे इम्पैक्ट मेरे को जो होगा कि जो उसके पास थोड़ी भी बचत थी वो भी अब खत्म हो जाएगी। बचत कम होगा, बॉन्ड का इंटरेस्ट ज्यादा होगा, बॉन्ड मार्केट में तो इंटरेस्ट रेट्स विल गो अप इमीडिएटली, पैसा और महंगा हो जाएगा, स्पेशली क्योंकि यूएस और डेवलप वर्ल्ड में तो इंटरेस्ट रेट्स अभी भी ज्यादा रहेंगे और नहीं बढ़ेंगे, लेकिन वही रहेंगे। तो फंडिंग विंटर हो रहा है, एंड देयर विल बी अ मैड स्क्रैम्बल फॉर मनी इवन इन इंडियन मार्केट। क्योंकि जब 20 रुपया डाल के मैं 80 रुपया ले रहा था, तो इस 20 को 30 करने से ही मैं 80 रुपया लूंगा। मुझे अपने कैपिटल को 25% से 33% तक ऊपर बढ़ाना है, ताकि जो कर्ज मैंने ऑलरेडी लिया है उसको मेंटेन करने के लिए। अगर मुझे और कर्ज चाहिए और टू फंड ग्रोथ, तो 20 से 25 या 30 नहीं होना चाहिए, 20 से 35 या 40 होने से ही मुझे हेडरूम होगा ग्रोथ के लिए। तो इसको कंजम्पशन में भी इसका इम्पैक्ट होगा ना, कंजम्पशन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। क्योंकि आप जो भी इंडिया में कहते हैं कि आईफोन की सेल बिक रहा है, 99.9% ऑफ ऑल आईफोन सोल्ड आर ऑन EMI। हाँ, तो फिर इससे क्या होगा, मतलब जो भी कंजम्पशन बढ़ रहा था, चाहे आप आईफोन क्यों, टीवी हो, लैपटॉप हो, मोबाइल, आईपैड हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, पूरे इंडस्ट्री क्रेडिट पे ही चल रहा है। तो अभी ये इंडस्ट्री पे बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है, और इससे जो डीलर है उसको, जो होलसेलर है उसको भी
इम्पैक्ट आएगा, और जो फैक्ट्री में ऑर्डर है वो वो भी भी इम्पैक्ट हो जाएगा। अभी भारत में के शेप रिकवरी हो रही है। जो अमीर लोग हैं और अमीर बन रहे हैं, और जो मिडिल क्लास और गरीब हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते। इससे क्या होगा, मिडिल क्लास पे और ज्यादा बोझ होगा, और इकोनॉमी मोर प्रीमियम हो जाएगा जिसके पास पैसा है, क्योंकि आपने उसका टैक्स कम कर लिया है। एंड इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, कैपिटल इन्वेस्ट करने से सेल्स नहीं बढ़ेगा, तो वो पैसा और पर्सनल कंजम्पशन में डालेगा। सो जैसा टाइटन ने बोला कि हम 5 लाख के ऊपर की जो ज्वेलरी है वो लगभग 20% हो चुकी है। हम वो उसमें कॉन्सेंट्रेट करेंगे, हम जोया पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, वो टाटा गोल्ड प्लस पे नहीं कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो जो गैप है, इसके जो प्राइमरी गैप है बिटवीन मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास इन वन ग्रुप, जो बिलो मिडिल पुअर हैं, मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास हैं, और वो अमीर लोग हैं। ये अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास जो क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन यूज करती है उसकी प्रॉब्लम हो जाएगी, और जो अमीर रहेगा उसका कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। उसको तो उसके लिए ही इसका इम्पैक्ट बहुत कम होगा, क्योंकि उसका फायदा होगा, क्योंकि उसको इन्वेस्टेबल फंड्स जो है, इक्विटी में बहुत रिटर्न्स नहीं मिल रही हैं, वो उसमें बॉन्ड में उसको ज्यादा, अब ये मार्केट, क्योंकि एनबीएफसी सब मार्केट में आके पैसा लेंगे, उठाएंगे, वो ज्यादा इंटरेस्ट लेगा ना। तो इससे तो अमीर लोगों को फायदा ही फायदा, और ये मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और जो पुअर का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एमएफआई इश्यू इज नॉट इन्वॉल्व्ड। मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास को हर्ट करेंगे, और अमीर बन जाएगा। यही होगा। मेरा समझ में यही आ रहा है, क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ? यही होने वाला है इसमें। तो आप अपना सीट बेल्ट फास्टन कर लीजिए, एक रफ राइड आने वाला है, थैंक्स टू शक्तिकांता दास। तो आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आपको इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल बटन दबाना है। आपने बेल बटन नहीं दबाया तो हर बार हम जब वीडियो आपको डालते हैं आपको नोटिफिकेशन नहीं आया। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें, और इस चैनल के बारे में बात करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं 24 नवंबर शुक्रवार कुवैत में हूँगा। 3:30 बजे से लेके 6:30 बजे तक इवेंट होगा। इवेंट होने का एड्रेस है याकूत बैंक्वेट हॉल, मिलेनियम होटल कन्वेंशन सेंटर, रिंग रोड, अबू तार अल गफारी स्ट्रीट, कुवैत। जो मुझे उधर मिलना चाहे वो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल से हमें संपर्क करें। मेरा टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।